जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इसी बीच पिछले 2-3 दिन पहले 67th बीपीएससी के जो टेंटेटिव प्रीलिम्स डेट हैं वो या तो 20 सितंबर या तो 22 सितंबर को होना सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तैयारी को लेकर यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है। इसके पहले हमने भारतीय इतिहास खंड और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों और उनसे संबंधित वृहद स्तर पर व्याख्याओं को देखा। इस समय हम भारत एवं विश्व का भूगोल देख रहे हैं। इसके पहले हम 66वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। आज हम 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे संबंधित व्याख्याओं को देखेंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि जब आप भूगोल पढ़ रहे हों, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हों, तो आपके पास एटलस होना चाहिए, जिससे कि जिस भी स्थान के बारे में प्रश्न पूछा गया हो वो आप एटलस में देख सके और चिन्हित कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। यहां सीमा रहित का मतलब यह है कि जलीय सीमा की बात कर रहा है, जलीय सीमा की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है क्यूबा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह जापान होगा। इसके पहले के भी क्वेश्चन में हमने जापान के बारे में काफी विस्तार से अध्ययन किया है, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेंगे। जापान की जो जलीय सीमा है या जापान की जो कुल सीमा है लगभग 3,78,000 वर्ग किमी है। ठीक है, अब हम जापान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जापान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ये जापान है, ये पूरा जापान है। ठीक है, जापान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा द्वीपीय देश है। जापान के जो 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीप जापान में स्थित है। इस जापान की जो मुख्य भूमि है वो 4 बड़े द्वीपों में विस्तृत है। ये जो जापान का द्वीप है ये एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। अब हम जापान के द्वीप देख लेते हैं। देखिए, ये जो 4 मुख्य द्वीप है या 5 मुख्य द्वीप है, पहला होक्काइडो है, ये होक्काइडो है, ये पहला है। अब होक्काइडो के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। होक्काइडो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, ये जापान है, जापान का सबसे उत्तरी सिरा होक्काइडो है, तो इसका मतलब जापान का सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो है। और जापान के जो 4 मुख्य द्वीप है उनमें दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है होक्काइडो। जापान के सभी प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत होक्काइडो है। अब हम दूसरा द्वीप देख लेते हैं, होंसू। ठीक है, ये दूसरा द्वीप है। होंसू के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, होंसू इज द मेन आइलैंड ऑफ जापान। जापान का यह सबसे बड़ा और सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप है, लेकिन इसके साथ यह भी फैक्ट जानिए ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम उसके नीचे है शिकोकू। यहाँ पे जापान का जो तीसरा द्वीप है, नॉर्थ से जब हम साउथ चलते हैं तो यहाँ पे शिकोकू है। ये शिकोकू ये जापान का तीसरा द्वीप है नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हुए। शिकोकू ओकिनावा के बाद दूसरा सबसे छोटा मुख्य द्वीप है। यदि हम ये देखिए ओकिनावा यहाँ पे है, ये क्यूशू है और यहाँ पे ओकिनावा है। मुख्यतः कई बार 5 द्वीपों की श्रृंखला दे दी जाती है और इसे उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए बोला जाता है। तो ओकिनावा सबसे नीचे है और इन 5 द्वीपों में ओकिनावा सबसे छोटा है, लेकिन ओकिनावा से जस्ट बड़ा है कौन सा, ये शिकोकू। शिकोकू इन 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा है, लेकिन ओकिनावा से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि ओकिनावा के बाद दूसरा सबसे छोटा मुख्य द्वीप है शिकोकू और 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा है। और ध्यान देने वाली बात है कि और ये सबसे कम आबादी वाला द्वीप है। ठीक है, उसके बाद क्यूशू आ गया, ये चौथे नंबर पे क्यूशू है। क्यूशू जापान के जो 4 मुख्य द्वीप है उनमें तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिणी पश्चिमी। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे दक्षिणी पश्चिमी, ये इधर हटा हुआ है। ठीक है, ये हम देखें तो ये ऐसे आया हुआ है। ठीक है, ऐसे आया हुआ है, तो ये है ये है आपका क्यूशू। तो ये सबसे दक्षिणी पश्चिमी
द्वीप है और यही क्यूशू एशियाई महाद्वीप के सबसे निकट स्थित जापानी द्वीप है। क्यूशू इज अ हाईली वोल्केनिक आइलैंड विच हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एज द गेटवे ऑफ जापान। क्यूशू को गेटवे ऑफ जापान भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स लोकेशन। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है, ये एशियाई द्वीपों के सबसे नजदीक है, एशियाई महाद्वीप के सबसे नजदीक स्थित जापान का द्वीप है, इसलिए इसको गेटवे ऑफ जापान भी कहा जाता है। इट इज अ माउंटेनियस आइलैंड विथ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये जो आइलैंड है, ये जो क्यूशू आइलैंड है, यहाँ पे माउंटेनियस एक्टिविटीज बहुत अधिक है, यहाँ पे बहुत अधिक पर्वत उबड़ खाबड़ स्थल है, यहाँ पे बहुत अधिक है। ठीक है, जो ये पांचवा जो है, जो सबसे नीचे है, सबसे साउथ में है, ये ओकिनावा द्वीप है। ये मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। मुख्य द्वीप मतलब ये 5 जो द्वीप है, होक्काइडो, होंगसू, शिकोकू, क्यूशू, इसके बाद ओकिनावा है, ये 5वें नंबर पे आता है और सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली, ये उत्तरी दक्षिणी की बात मतलब ये इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। उत्तरी दक्षिणी जो, यदि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पे स्थित जो काल्पनिक रेखाएं उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाती हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं, और वो काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व पश्चिम की ओर विस्तारित होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो अक्षांशी रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी को सदैव 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो हल्का सा ये अक्षांश और देशांतर बता दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सबसे अधिक अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्राजील, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे अधिक जो अक्षांशीय लंबाई है इन दिए हुए देशों में वह किसका है? वह चिली का है। अब हम चिली को देख लेते हैं थोड़ा। देखिए जो चिली है वह दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ पे देखते हैं, ये दक्षिण अमेरिका है, चिली दक्षिण अमेरिका का देश है, और यह एंडीज पर्वत, इधर एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत और ये पैसिफिक ओशन है। एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच यह स्थित है। इस देश का जो पश्चिम का पूरा भाग है यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। ये देखिए, ये इधर ईस्ट हो गया, ये चिली का ईस्ट भाग हो गया, ये चिली है, ये चिली है, चिली का ईस्ट भाग हो गया, चिली का वेस्ट भाग हो गया। तो ये पश्चिमी सिरा जो है चिली का, ये पूरी तरीके से ये प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन से ये लगा हुआ है, और इसकी जो लंबाई है कुल 6435 किमी है। मतलब इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो चिली का है ये 6435 किमी लंबा है। ठीक है, अब चिली की मुद्रा क्या है? चिली की मुद्रा है पेसो और इसकी राजधानी सैंटियागो है। इसके जो उत्तर में अब हम देखते हैं, यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे पेरू है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसके उत्तर में पेरू है, इधर पेरू है, फिर बोलीविया है, नॉर्थ ईस्ट में बोलीविया है, इसके सीधे पूर्व में अर्जेंटीना है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये देश, यहाँ पे इसका छोर है, और ये यहाँ पे पश्चिमी सिरा इसका पूरा पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें पूछ रहा है कि ये कौन से ये द्वीप समूह है जिनमें सबसे अधिक संख्या में द्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है क्यूबा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है इंडोनेशिया। इन जो विकल्पों में से सबसे अधिक देश इंडोनेशिया में है, लेकिन यदि विकल्पों में कुछ नहीं दिया रहता, कुछ और दिया रहता है, या फिर यदि हम सबसे अधिक द्वीपों वाले देश के बारे में देखें तो सबसे अधिक द्वीप है कहाँ पे? स्वीडन में है पहले नंबर पे, दूसरा स्थान है नॉर्वे का आता है, तीसरा स्थान आता है कनाडा का, ठीक है, कनाडा, और जो चौथा स्थान आता है वो है
इंडोनेशिया का ये चौथा स्थान है, लेकिन बाकी के ऊपर के 3 देश विकल्पों में नहीं शामिल है, इसलिए ये इंडोनेशिया होगा। अब हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो इंडोनेशिया है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ पे है इंडोनेशिया? ये इंडोनेशिया यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये यहाँ पे स्थित है, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, सुंडा आइलैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसकी जो जमीनी सीमा है यहाँ पे देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया, मलेशिया हो गया और बोर्नियो से लगता है, और पूर्वी तिमोर से भी लगता है इसकी। यहाँ पे ये पूर्वी तिमोर है, ये तिमोर हो गया और यहाँ पे पूर्वी तिमोर है। अब हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में यह विस्तृत एक महाद्वीप है, और दुनिया का चौथी सबसे आबादी वाला यह द्वीप कहा जाता है, या दुनिया का सबसे चौथी आबादी वाला यह देश कहा जाता है। यह लगभग पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर ये लगभग 3200 किमी में यह विस्तृत है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ द्वीपों के बारे में। इंडोनेशिया से और जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, और इंडोनेशिया के द्वीपों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम यूपीएससी या किसी और एग्जाम में, पीसीएस में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाने वाले सबसे प्रिय क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, चूंकि मैंने बताया कि सुंडा आइलैंड का हिस्सा है इंडोनेशिया, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सुंडा आइलैंड को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है ग्रेटर सुंडा, एक है लेसर सुंडा। और जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है वह ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा दोनों में विस्तृत है। ग्रेटर सुंडा में इंडोनेशिया के द्वीपों के अलावा मलेशिया और ब्रुनेई भी शामिल है, ये मलेशिया भी शामिल है और ब्रुनेई भी शामिल है, ठीक है। और ये आपका पार्ट है, ये देखिए, एक सेकंड में पेन का ये कलर कर दूं, ठीक है, यहीं ये देखिए, ये ग्रेटर सुंडा का पार्ट है, ये ग्रेटर सुंडा है, ये ग्रेटर सुंडा है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देश है? सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बोर्नियो हो गया, सॉरी देश नहीं द्वीप, और ये हो गया सेलेब्स द्वीप हो गया या सुलावेसी द्वीप हो गया, ठीक है। ग्रेटर सुंडा में मलेशिया भी शामिल है और ब्रुनेई भी शामिल है, जबकि लेसर सुंडा में इंडोनेशिया के साथ साथ टिमोर लेस्टे या पूर्वी तिमोर शामिल है। अब हम यदि ग्रेटर सुंडा के में शामिल इंडोनेशिया की द्वीपों को देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जैसा मैंने बताया सुमात्रा, जावा और ये बोर्नियो, और ये चौथा सुलावेसी हो गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बोर्नियो है, ये बोर्नियो जो द्वीप है, इस पर इंडोनेशिया के अतिरिक्त अन्य 2 देशों मलेशिया और ब्रुनेई का भी अधिकार है। लेकिन जो अधिकांश द्वीप है, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये अधिकांश द्वीप किसके हिस्से में है? इंडोनेशिया के हिस्से में है। इंडोनेशियाई हिस्से वाले बोर्नियो को हम क्या कहते हैं? कालीमंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीमंतन कहते हैं। कालीमंतन में ही इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा स्थापित करी जा रही है। इसके पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, जो कि जावा में स्थित थी, लेकिन जावा में बढ़ते समुद्र जल के स्तर के कारण ये राजधानी प्रतिस्थापित करी जा रही है यहाँ कालीमंतन के नुसंतारा में, ठीक है। अब हम लेसर सुंडा की बात करते हैं, तो लेसर सुंडा के अंतर्गत यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो बाली पड़ता है, लाम्बोक पड़ता है, ठीक है, उसके बाद फ्लोर्स पड़ता है, पश्चिमी तिमोर पड़ता है, पश्चिमी तिमोर के बाद जो है कि वेस्टर्न न्यू गिनिया पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण वेस्टर्न न्यू गिनिया पड़ता है। अब देखिए हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इंडोनेशिया के द्वीपों का थोड़ा हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि सारे द्वीपों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले जो द्वीप आता है इंडोनेशिया का पश्चिम में, ये आता है सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया का और ग्रेटर सुंडा का सबसे पश्चिमी द्वीप है। ये सुमात्रा है, ये है सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा ग्रेटर सुंडा का और इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप है, और यहाँ पे सिनाबंग ज्वालामुखी स्थित है। 2004 में यहीं पर सुनामी अटैक आए थे,
ठीक है, इसके वेस्टर्न कोस्ट पे सुनामी लहरें आई थी। अब हम जावा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेटर सुंडा का सबसे साउदर्न मोस्ट ये जावा है, ये जावा है। तो ये देखिए ग्रेटर सुंडा का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है ये जावा। जावा में समेरू और मेरापी ज्वालामुखी स्थित है। इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप ये जावा ही है। इसी के उत्तर पश्चिमी या नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता स्थित थी, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण अब इंडोनेशिया की राजधानी को बोर्नियो द्वीप या कालीमंतन द्वीप पर प्रतिस्थापित किया जा रहा। अब हम थोड़ा बोर्नियो के बारे में बात कर लेते हैं। ये बोर्नियो के बारे में, बोर्नियो कौन सा है? ये है बोर्नियो। ये इंडोनेशियाई बोर्नियो है ये। वैसे तो ये बोर्नियो ये पूरा है। अब देखिए बोर्नियो के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटर सुंडा और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे विश्व का। एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप है ये। और ग्रेटर सुंडा का सबसे उत्तरी आइलैंड है ये। ग्रेटर सुंडा का सबसे उत्तरी आइलैंड है। और जैसा कि मैंने बताया इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा यहीं इंडोनेशियाई बोर्नियो या कालीमंतन पर प्रतिस्थापित करी जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सुलावेसी के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए सुलावेसी कौन सा है? बोर्नियो के बाद ये है सुलावेसी, ठीक है। सुलावेसी को सेलेब्स भी कहते हैं, ये सुलावेसी है। सुलावेसी ग्रेटर सुंडा का सबसे पूर्वी द्वीप है और यहाँ पे कुल 11 एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह की जो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय घटनाएं होती हैं वो यहीं सुलावेसी या सेलेब्स में घटित होती हैं। अब हम बाली के बारे में देख लेते हैं। बाली कहाँ स्थित है? देखिए बाली स्थित है यहाँ पे, बाली यहाँ पे स्थित है। और ये बाली लेसर सुंडा का सबसे वेस्टर्न मोस्ट भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है। और जावा के पूर्व में स्थित है। ये जावा है, ये बाली है और लेसर सुंडा यहीं से स्टार्ट होता है और ये बाली लेसर सुंडा का सबसे पश्चिमी भाग है। बाली इज द ओनली हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। केवल बाली ही इंडोनेशिया का वह द्वीप है जहां पे कि हिंदू जनसंख्या मेजॉरिटी में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यदि हम ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा को साथ में मिलाकर देखें तो सबसे पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर उसका द्वीप कौन सा आता है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब हम ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा में अलग अलग चयन करना आसान है, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाकर यदि इंडोनेशिया के द्वीपों की बात करी जाए तो सबसे पश्चिम की ओर सुमात्रा आता है। सुमात्रा के बाद हम जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो जावा आता है। जावा से पूर्व में बोर्नियो है और बोर्नियो के पूर्व में लोम्बोक है जो कि लेसर सुंडा का है, ठीक है। सुलावेसी है, फिर पश्चिमी तिमोर है, फिर इंडोनेशियन न्यू गिनी है। इंडोनेशियन न्यू गिनी ये है, ये इंडोनेशियन न्यू गिनी है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और इधर पापुआ न्यू गिनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। अब इंडोनेशिया में भूकंप के कारण क्या है? क्यों इंडोनेशिया में भूकंप? जैसा कि मैंने बताया ये सुलावेसी भूकंपीय क्षेत्र है। क्यों है? देखिए इंडोनेशिया में भूकंप ज्यादा आने का कारण मुख्यतः यह है कि यह जो देश है रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इसलिए यहाँ भूकंपीय और ज्वालामुखी विस्फोटों की एक रेखा बराबर बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे भूकंप बराबर आते हैं क्योंकि यह रिंग ऑफ फायर पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है ईरान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है इन विकल्पों में जो दिया हुआ है या विश्व में अगर यदि ऐसे भी कोई पूछ दे, यदि विकल्प में ये ना भी रहे तो भी सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ईरान है। ये ऑप्शन डी इसका सही है। ईरान कुल विश्व के केसर उत्पादन का 90% केसर उत्पादन करता है। और जो केसर में जिसे हम केसर कहते हैं या जाफरान कहते हैं, देखिए जो केसर के पुष्प होते हैं
केसर के पुष्प के जो ये वर्तिकाग्र होते हैं, इन्हीं से केसर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन्हें केसर भी कहते हैं या जाफरान भी कहते हैं। मूल रूप से केसर जो है यह दक्षिणी यूरोप से की देशज प्रजाति है और भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, किश्तवाड़ क्षेत्र में केसर का उत्पादन बहुत सीमित स्तर पर किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ईरान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये ईरान कहाँ पे है? ईरान ये यहाँ पे है विश्व का मैप में, ईरान यहाँ पे है और ईरान के ये दो मैप हमने अलग से भी बना रखे। देखिए ईरान के बारे में हम देख लेते हैं। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित देश है, ये पश्चिमी एशिया में स्थित देश है। कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, देखिए ये कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये कैस्पियन सागर है, ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी इसकी जलीय सीमाएं बनाती है, देखिए जलीय सीमा बना रही है, ठीक है। इसे 1935 तक पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था ईरान को। इसकी राजधानी तेहरान है, यहाँ की जो मुद्रा है वो ईरानियन रियाल है और फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सबसे अधिक विकल्पों में जो दिया हुआ है, सबसे अधिक विश्व का यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। अब हम कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कजाकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है, यह पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक रसिया से घिरा हुआ है और उत्तर पूर्व से लेकर लगभग दक्षिण पूर्व तक यह पूरा चाइना से घिरा हुआ है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश भी है, मतलब इसकी जो सीमाएं हैं ये स्थलरुद्ध सीमाएं हैं, ठीक है। और सबसे यूरेनियम का सबसे शीर्ष वैश्विक उत्पादक देश भी है। इसकी जो मुद्रा है कजाकिस्तानी टेंगे है और इसकी राजधानी नूर सुल्तान में है, ठीक है। मैप में आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कजाकिस्तान के जो पश्चिम या पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर है, ठीक है, उसके साउथ में किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान उसके नीचे पड़ता है, फिर ऊपर रसिया है, पूर्व में क्या है, चाइना है, ठीक है। ये कई बार कजाकिस्तान से सीमा स्पर्श करने वाले देश भी पूछ लेते हैं, तो आप वो इसके साथ साथ वो भी देखते रहिएगा, चूंकि सीमित समय होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराने होते हैं, उनकी व्याख्याएं भी बहुत ज़्यादा देनी होती हैं, तो जो प्रमुख क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मैपिंग से वो बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन ए अन्नामलाई की पहाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी कार्डेमम की पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय की पहाड़ी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, ये है कहाँ, ये तमिलनाडु में है। अब देखिए पहले हम इलिमिनेट इसको कैसे करते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और कार्डेमम की पहाड़ी ये पश्चिमी घाट से संबंधित है, ये वेस्टर्न घाट से संबंधित है, ठीक है। और ये जो सेवराय की पहाड़ियां हैं, हालांकि यह भी तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन यह किससे संबंधित है, यह पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट से संबंधित है, ईस्टर्न घाट से संबंधित है। देखिए कन्याकुमारी सटी पहाड़ियां हैं, इसका जो सही उत्तर है कार्डेमम पहाड़ी, क्योंकि कार्डेमम पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी है, ठीक है। इसी आधार पर एलिमिनेट हम इसको कह सकते हैं, कन्याकुमारी भी सबसे दक्षिणी छोर है और कार्डेमम पहाड़ी भी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये है, ये कार्डेमम पहाड़ी यहाँ पे तमिलनाडु और केरल की सीमा पे। देखिए दक्षिण भारत पे, चूंकि अब हम ऑप्शंस पे देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए ऑप्शंस नीलगिरी है, अन्नामलाई है, नीलगिरी है, कार्डेमम है, सेवरा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जो नीलगिरी का विस्तार है, जो नीलगिरी पर्वत है, एक्चुअल में नीलगिरी एक पर्वतीय घाट है। जब दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से जब मिलती हैं तो वहाँ पे एक पर्वतीय घाट बनता है, उसी पर्वतीय घाट को नीलगिरी का नाम दिया गया। और जो नीलगिरी है वह केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु, ये तीनों जगह विस्तृत है। ये जो नीलगिरी है ये कहाँ कहाँ है, इधर कर्नाटक में है, केरल में है
और तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु तीनों में विस्तृत है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। क्या है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। और यह दक्षिण भारतीय सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है ऊटी, इसी तमिलनाडु जिले में तमिलनाडु राज्य में इसी नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, अब हम नीलगिरी पहाड़ियों के बाद हम देख लेते हैं कि केरल में जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली या शांत घाटी जिसको कहते हैं, वो भी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है। नीलगिरी का ये जो दक्षिणी सिरा है, यहाँ एक पर्वतीय दर्रा है जिसे पाल घाट दर्रा कहते हैं, यहाँ उसे पलक्काड दर्रा भी कहते हैं। इसी पाल घाट दर्रे से होते हुए, यहाँ जो पाल घाट दर्रा है, इसी पाल घाट दर्रे से होते हुए केरल और तमिलनाडु के बीच सड़क और रेल मार्ग है। अब इसी पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक गांठ है और जो अनाईमुदी कहते हैं, ये अनाईमुदी है, ये अनाईमुदी घाट है। ठीक है, अनाईमुदी घाट जो है यह उत्तर की ओर, अनाईमुदी घाट का जो उत्तरी सिरा है वह अन्नामलाई कहा जाता है। उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी के रूप में जानी जाती है, पालनी के लिए पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। अनाईमुदी का उत्तरी सिरा अन्नामलाई के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी सिरा क्या जाना जाता है? कार्डेमम पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं यह तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई की है वो अनाईमुदी है और यह केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पे है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस कारण इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पालनी पहाड़ियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पालनी पहाड़ी का जो मुख्य रूप से विस्तार है वो तमिलनाडु में है और अनाईमुदी चोटी के पूर्व में पालनी पहाड़ी, ये अनाईमुदी चोटी है और इसी के पूर्व में पालनी पहाड़ी स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में इसी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ पे है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अब हम कार्डमम पहाड़ी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कार्डमम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। तो इसे कार्डेमम को इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी भी कहा जाता है और कार्डेमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी घाटी की उपनदी है? कौन सी नदी गंगा नदी घाटी की उपनदी है? ऑप्शन ए शंख नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी बराकर नदी। कौन सी नदी पूछा हुआ है? गंगा नदी घाटी की उपनदी है, तो इसका उत्तर होगा उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी। उत्तरी कोयल का जो उद्भव होता है वह कहां से होता है? रांची के पठार से होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखिए। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। और भारत का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, पहला भारत हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया। गंगा नदी का जो निर्माण होता है वह उत्तराखंड की दो नदियों की जो संयुक्त धाराएं होती है मिलने से होता है। उनके पहला एक भागीरथी है, अलकनंदा। अब देखिए भागीरथी और अलकनंदा क्या है? यहाँ देवप्रयाग में, ठीक है, ये भागीरथी नदी आ रही है, ठीक है, और ये अलकनंदा नदी आ रही है। यहाँ देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है और यहीं से ये गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है देवप्रयाग मतलब उत्तराखंड से लेकर, यहां से लेकर गंगा नदी की लंबाई देवप्रयाग उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कुल 2525 किमी है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक माना दर्रा है। माना दर्रा के निकट एक गोमुख है। गोमुख के निकट
एक गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, ठीक है। और अलकनंदा नदी जो है, जो भागीरथी में मिलकर गंगा का निर्माण करती है, उसी के पूर्व में स्थित एक संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नामक नदियां, जैसा कि मैंने बताया, देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां कहां से? उत्तराखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, बिहार से होकर गुजरती है, झारखंड में जाती है और पश्चिम बंगाल में जाती है। गंगा नदी की जो सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। इसकी जो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है कुल 1450 किमी है। और गंगा नदी सबसे पहली बार हरिद्वार में वह पर्वतीय भागों से निकल कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी आती है तो यह 2 वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें से एक भागीरथी और दूसरा हुगली कहा जाता है। जो मुख्य नदी भागीरथी है वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी यहीं बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। हुगली नदी पर ही कोलकाता स्थित है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि 2 वितरकाओं में विभाजित हो जाती है और मुख्य भाग जो भागीरथी के रूप में आगे बांग्लादेश में जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी कहते हैं। इधर छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी में मिलती है, मतलब हुगली नदी में मिलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गंगा की जो मुख्य धारा, जैसा कि मैंने बताया था, भागीरथी नदी है, वह बांग्लादेश में जब वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो वह संयुक्त रूप से पद्मा नदी कहलाती है। और पद्मा नदी से जब आगे बढ़ती है तो एक बराक नदी या मेघना नदी करके आकर जब उससे मिल जाती है तो अब उन दोनों की धारा क्या कहलाती है? मेघना नदी कहलाती है। और मेघना नदी यह बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मतलब नदी निकलती है भागीरथी के रूप में मुख्यतः और बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल से होते हुए यह हुगली के रूप में अपना जल गिराती है। और जब यही भागीरथी नदी, चूंकि जो देवप्रयाग में गंगा हो जाती है तो शुरुआत भागीरथी से हुआ है गंगा का, यही भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है और मेघना नदी से मिलती है तो यहाँ पे अपना जल बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में गिराती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेघना के रूप में गिराती है। बराक नदी या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसी को सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और इसका जो विस्तार है यह हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। मतलब सुंदरवन डेल्टा का विस्तार कहां से कहां तक है? हुगली से लेकर मेघना तक है। ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा हो गया। भारत के पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मतलब जो भारत का पश्चिम बंगाल है उसमें मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश पाया जाता है। अच्छा, एक चीज हम और देख लेते हैं इसी के साथ साथ। कई बार परीक्षाओं में गंगा नदी की जो सहायिकाएं हैं वो भी पूछ लेता है और कई बार ये भी पूछ लेता है जो 5 प्रयाग बनते हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, इसमें सबसे उत्तरी कौन है? उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बनाने के लिए दे देता है। तो देखिए इधर से हम चलते हैं, यदि पश्चिम की ओर से चलते हैं तो सबसे पहले भागीरथी नदी आती है, फिर मंदाकिनी है, ठीक है, फिर अलकनंदा है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है और पिंडर नदी या पिंडारी नदी है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे उत्तर में जो विष्णु प्रयाग है यह धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में है इन 5 प्रयागों में और यह अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बनता है। उसके बाद नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग किसके मिलने से बनता है? अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से बनता है। ये नंदाकिनी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। फिर कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है। फिर रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, ये इधर से मंदाकिनी आ रही है और इधर से अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग बन रहा है। और फिर जो ये देवप्रयाग है
ये इधर से भागीरथी नदी आ रही है और इधर से ये अलकनंदा नदी आ रही है, यहाँ पे देवप्रयाग है। तो सबसे उत्तर में कौन सा बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है, फिर उसके दक्षिण में नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है और फिर देव प्रयाग है। अब देखिए हम गंगा की सहायिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गंगा में गंगा की दो प्रकार की सहायिका नदियां हैं। एक जो गंगा के दाएं तट से आकर मिलती हैं और गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। जो गंगा के जो दाहिने तट से आकर मिलती है उनमें मुख्य रूप से यमुना है, चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी है। ठीक है। गंगा नदी के दाहिने ओर से आकर मिलने वाली जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन शामिल है। गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है जो कि इसके दाएं तट पे आकर मिलती है। अब बाएं तट की नदियां देख लेते हैं। जो बाएं तट की नदियां हैं यमुना को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां, जैसे यमुना दाहिने तट पर आकर मिलने वाली एकमात्र यमुना नदी थी, यमुना को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। बाएं तट पर इन द सेंस इधर आकर मिलती हैं। ठीक है, बाएं तट पर आकर मिलती, सॉरी ये चल रही है गंगा, ये मेरे हिसाब से ये बाएं होगा, गंगा इधर से चल रही हैं तो ये जब इधर चल रही, इनका मुख इधर है तो बायां तट ये होगा, बाएं तट पे आकर मिलती हैं। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, क्रम देखें उन नदियों का जो कि बाएं तट पर आकर मिलती हैं, तो सबसे पहले रामगंगा आती है, फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा आती है। रामगंगा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। उत्तर प्रदेश में 3 नदियां प्रवाहित होती हैं गंगा की जो बाएं तट की सहायिका हैं, रामगंगा, गोमती और घाघरा। उसके बाद गंडक और कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती है और महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी, ध्यान देने वाली बात है कि एकमात्र गंगा की सहायिका नदी है जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। और गोमती का जो उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है, फुलहर झील से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन ए कानन देवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी गिरनार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है गिरनार। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब हम चाय पीते हैं तो मोस्ट ऑफ पीपल चाय थोड़ा सा छोड़ देते हैं जब अपना चाय समाप्त करते हैं। उसका कई लोगों ने कई जवाब बताया कि जो चाय की पत्तियां होती हैं छानने पर नीचे बैठ जाती हैं तो कसैला ना लगे इसलिए छोड़ देते हैं। देखिए एक्चुअली में हुआ ये था कि सबसे पहली बार चीन में ये परंपरा शुरू हुई कि यदि आपके यहाँ मेहमान जाते हैं तो यदि मेहमान को हम चाय सर्व करते हैं और मेहमान पूरा चाय पी जाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं पूरा चाय पी जाते हैं, तो इसका मतलब अब उन्हें दोबारा चाय नहीं चाहिए। लेकिन यदि वो कप में थोड़ा चाय छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेहमान को दोबारा चाय चाहिए, वो और चाय पीना चाहते हैं। ये चीन से कहाँ गया ये परंपरा? ब्रिटेन गया और ब्रिटेन से ये परंपरा भारत आता है। ठीक है, ये भारत आए तो उसका जवाब ये है। अब हम चाय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो चाय है एक रोपण कृषि है जो कि पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यह विश्व में पानी के बाद विश्व में सर्वाधिक पिया जाने वाला पेय है। काली चाय की जो पत्तियां होती हैं वो किण्वित होती हैं, जबकि हरे चाय की पत्तियां अकिण्वित होती हैं। और चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन प्रचुरता में पाई जाती हैं। चाय की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में माना जाता है, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में माना जाता है या उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी पश्चिमी चीन में माना जाता है। एक उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वाला चाय पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार बेहतरीन होती है। तापमान इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और 35 सेंटीग्रेड, और जो इसका जो वर्षा का वितरण है यह लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। अब हम यदि मिट्टी की बात कर लें तो छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा जिसमें कैल्शियम का अभाव होता है, जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके, ये बेहतरीन उसके लिए होती है। और ये जो खेती इसकी की जाती है हल्की जो ढलान वाली जगहें होती है, हल्की ढलान वाली जो खेत होती है उन पर इनकी खेती बेहतरीन होती है, अच्छी खेती होती है। भारत में यदि हम चाय के उत्पादन की बात करें तो 1826 में एक यान्डबू की संधि होती है अंग्रेजों और किसके बीच? अंग्रेजों और अहोम राजाओं के बीच होता है। इस यान्डबू संधि के द्वारा जो
अहोम का क्षेत्र था, ऊपरी असम का क्षेत्र था, उसे अंग्रेजों को दे दिया जाता है। 1837 में वहीं पर ब्रिटिशों के द्वारा पहली चाय बागान स्थापित करी जाती है और उस चाय बागान का पहला फसल 1840 में निकलता है और वो फसल असम टी कंपनी के नाम से उसका बेचा जाता है, या चाय का व्यावसायिक उत्पादन 1840 से शुरू हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में किया गया, उसके बाद इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र हो गए, जैसे सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, कूच बिहार इत्यादि, ये सब क्षेत्र हो गए। दक्षिण में भी चाय की खेती कहाँ कहाँ की जाती है देख लेते हैं हम लोग। ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इन क्षेत्रों में भी की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ असम में भी की जाती है, त्रिपुरा में करी जाती है, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में करी जाती है, वेस्ट बंगाल का ये दार्जिलिंग है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ क्षेत्रों में चाय किए जाते हैं। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल चाय के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। तो पहला देश कौन सा है? पहला देश चाय का उत्पादक, सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा करता है? चीन करता है। और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाय का। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो असेंबली है उसने दिसंबर 2019 में कहा कि हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में तो चाय वैसे भी फेमस है, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को सुबह और शाम की चाय अनिवार्य रूप से चाहिए होती है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत में चाय को राष्ट्रीय पेय का दर्जा दिया हुआ है। यदि प्रश्न पूछे भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है तो चाय है। जैसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, एक्चुअल में ये ऑथेंटिकली नहीं है या आधिकारिक रूप से नहीं है कि हॉकी है या नहीं है, ये बाद में इसकी बात कभी और। लेकिन यदि कभी पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है तो यह चाय है। इसके साथ साथ चाय चीन में, ईरान में और मिस्र में भी राष्ट्रीय पेय इसे माना जाता है। अब देखिए जो चाय है, चाय की कमियां तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन चाय में कुछ खूबियां भी होती है। चाय की खूबियां क्या है? चाय पीने वालों को हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ठीक है, और चाय पीने वालों की जो हड्डियां होती हैं वो चाय न पीने वाले की अपेक्षा काफी मजबूत होती हैं। शोध यह बताते हैं कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी चाय मजबूत करता है, उपापचय क्षमता में वृद्धि करता है, और यहां तक कहा जाता है कि जो चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हैं वो कैंसर जैसे रोगों से भी लड़ने में सहायता करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वन वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? देखिए इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अब देखिए हम देख लेते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। यह रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से प्रत्येक 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1987 में सबसे पहला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और 2021 में यह 17वां प्रकाशन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट का, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसका उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी जैसे क्षेत्रों में नीतियां और नियोजन बनाने के लिए किया जाता है। वनों को 3 श्रेणियों में इसमें विभाजित करके सर्वेक्षण किया जाता है, जिनमें अत्यधिक सघन वन है जिनकी सघनता 70% से अधिक होती है। ठीक है, मध्यम सघन वन है जिनकी सघनता 40 से लेकर 70% के बीच होती है, और खुले वन इनमें 10 से लेकर 40% के बीच सघनता वाले वन शामिल किए जाते हैं। अब देखिए वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कौन से राज्यों ने दर्ज किए हैं? सबसे अधिक वृद्धि मतलब 2019 में इसके पहले वन रिपोर्ट आ गया था, इसके बाद 2021 में आया। जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक 2 वर्ष में आता है, तो 19 की अपेक्षा 21 में सबसे अधिक वन में वृद्धि, वनावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं तेलंगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा है। और वनावरण में सबसे अधिक कमी कहाँ हुआ है? ये पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अब देखिए उच्चतम वन क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और महाराष्ट्र है। जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र
के प्रतिशत की दृष्टि से, मतलब जितना वहाँ का जो क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे 5 राज्य सबसे शीर्ष पे है, जहाँ पे कि सर्वाधिक वन है, वो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। ठीक है, अब हम मैंग्रोवों की बात कर लेते हैं। तो जो मैंग्रोव वन है वो भारत के जो मैंग्रोव वन है वो 2019 की अपेक्षा 2021 में 17 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है। अब भारत में कुल मैंग्रोव वनों का जो आवरण हो गया है वह 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ चिंताएं भी इसमें वो करी गई हैं। जो मध्यम वन है या मध्यम जो घने सघनता वाले जो वन है उनमें गिरावट देखी गई है, लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। पूर्वोत्तर के वन क्षेत्रों में भी कुल 1000 लगभग 1020 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गिरावट देखी गई है। और जो पूर्वोत्तर के भारतीय राज्य हैं वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% हिस्सा धारण करते हैं, लेकिन कुल वन क्षेत्र का लगभग 24% हिस्सा धारण करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा कैम्बे की खाड़ी। अब हम इसी लगे हाथ प्रवाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो प्रवाल होते हैं वो असल में होते हैं कोरल रीफ को प्रवाल भित्तियां कहते हैं या मोंगे की चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। कोरल रीफ प्रायः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती है जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समुद्र तट से लगभग थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे के कारण इनके बीच एक छिछले लैगून बन जाते हैं। कोरल या प्रवाल जो होते हैं ये उथले सागर में होते हैं और इनके विकास के लिए स्वच्छ और अवसाद रहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का जो मुख होता है मिट्टियों के कारण वो बंद हो जाता है और इसके कारण वो मर जाते हैं। अब देखिए जो प्रवाल होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करने वाले एक शैवाल के साथ पारंपरिक रूप से ये रहते हैं, जिस शैवाल को जुजेंथेला कहा जाता है। ठीक है, ये प्रवाल जो होते हैं अपने जो इनकी खोल होती है उसके अंतर्गत ये जुजेंथेला को आवास प्रदान करते हैं और इसके बदले में जुजेंथेला इनको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अतः ये एक सहयोगी जीव के रूप में ये काम करते हैं। जब महासागर के सतह की सीमा एक सीमा से अधिक जब गर्म हो जाती है तो कोरल जो है जुजेंथेला को बाहर निकाल देता है। जब उसको कोरल को पोषक तत्व तो नहीं मिलता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, प्रवाल विरंजन होता है, कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है। कोरल को नाइट्रोजन और फास्फोरस की बढ़ती मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान का बढ़ना, महासागरों का जो अम्लीकरण होता है या मछलियों का जो अधिक शिकार होता है उसके कारण भी नुकसान पहुंचता है। कोरल रीफ कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक तटीय कोरल होता है, दूसरा अवरोधक कोरल होता है और तीसरा एटॉल या घोड़े की नाल की आकार का कोरल होता है। जो कोरल रीफ होता है, तटीय कोरल होता है, वो महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगी हुई कोरल रीफ को तटीय कोरल रीफ कहा जाता है। ये भित्तियां तट से जो होती हैं वो सटी हुई होती है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बीच स्थल भाग और इनके बीच वाले भाग में जल भर जाता है। इसके कारण छोटे लैगूनों का निर्माण हो जाता है जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। जब छोटे लैगूनों का निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, बोट चैनल कहते हैं। ठीक है, और भारत के मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती हैं। अब अवरोधक कोरल रीफ की बात कर लेते हैं। ये जो होती हैं वो तटों से कुछ दूरी पर और तटों के समानांतर इनका विकास होता है। समुद्र और स्थल के बीच चूंकि लंबी अवरोधक दीवारों के रूप में ये निर्माण इनका होता है, इसलिए ये लगभग बहुत बड़े इनसे चौड़े लैगून बन जाते हैं। तटीय लैगून की अपेक्षा बहुत बड़े लैगून बन जाते हैं। और संसार की जो सबसे बड़ी अवरोधक कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब एटॉल की बात कर लेते हैं। एटॉल चूंकि घोड़े के नाल के आकार का होता है, आकृति का होता है, इसलिए इसे वलयाकार कोरल रीफ भी कहा जाता है। यह किसी लैगून के चारों ओर बनता है। यह किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों का एक श्रृंखला बनता है, उसे एटॉल कहते हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति के जो
उदाहरण हैं ये फिजी में देखने को मिलते हैं, और भारत का जो लक्षद्वीप समूह है वहां पे भी अनेक एटॉल पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके कोरल रीफ के वितरण की बात करें तो भारत में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि द्वीपों पे ये कोरल रीफ पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी में भी प्रवाल पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा जो प्रवाल है वो हिंद महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इससे संबंधित तथ्य हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह से संबंधित साक्षरता प्रतिशत, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज करी गई है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी जैन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी जैन। जैनों में कुल लगभग 46.75% साक्षरता दर है। ठीक है, जैनों में सर्वाधिक साक्षरता दर 86.75%। और सबसे कम साक्षरता दर यदि किसी धर्म की धार्मिक समूह में देखा जाता है तो मुस्लिमों में होता है। मुस्लिमों में है 42.72%। 2011 की जनगणना का बिहार की जनगणना के साथ 2011 की जनगणना के साथ तुलना करके हमने एक जनगणना पे एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, एक लेक्चर तैयार किया है। वो हम आपका उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके साथ केवल न केवल एक वीडियो बनाया गया है बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी सॉल्व कराया गया है। ठीक है, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा, बहुत विस्तार से उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मतलब एक जनजाति दी हुई है और उसका राज्य दिया हुआ है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन ए भील गुजरात में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी टोडा केरल में पाए जाते हैं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो जोड़ी सही नहीं है, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। टोडा केरल में नहीं, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और इन टोडाओं में बहुपति विवाह प्रचलित होता है। अब हम थोड़ी राज्यवार इनकी जनजातियों के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, इनकी जनगणना के बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनजाति है उनकी कुल जनसंख्या 10 करोड़ 42 लाख के लगभग है, जो भारत की कुल आबादी का 8.6% है। और इस 8.6% का को यदि 100% माना, इस 8.6% जो कि पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से भारत के कुल जनसंख्या के हिसाब से इनका जो प्रतिशत है, इनकी जो भागीदारी है, इनकी कुल जनसंख्या का 11% गाँव में रहता है और शहरी जनसंख्या में इनका जो वितरण है वो कितना है? 2.8%। मतलब भारत की कुल आबादी में गांव में इनकी जनसंख्या 11% की हिस्सेदारी है गांव की जनसंख्या की, और शहरी जनसंख्या में 2.8% की इनकी हिस्सेदारी है। भारत में जो जनजातियों का जो लिंगानुपात है 1000 की तुलना में 990 है। जिस सर्वाधिक लिंगानुपात इनका कहाँ पे है, जिस क्षेत्र में है उसका नाम गोवा है, और सबसे कम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। अब देखिए जनजाति है क्या? जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने इस समूह में विवाह करता है। लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य कोई श्रम विभाजन नहीं करता है। और इस प्रत्येक समूह की एक सबसे खास बात है कि इनकी एक अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और अलग अलग भाषा होते हैं। ये अपने संस्कृति और क्षेत्रीय संगठन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारत के संविधान में ऐसे समूहों को अनुसूचित जनजाति कहकर, मतलब अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भारत की संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। यदि हम भारत में जनजातियों की प्रमुख जनजातियों की विशेषता देख ले तो सबसे जो शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है वो
मध्य प्रदेश है। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो मिजोरम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है, मात्र 0.6% है। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता की यदि हम बात करें तो वह मिजोरम में है 91.7% और सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश में है 49.2%। इन जनजातियों के बारे में भारत के संविधान में जो कानूनी और प्रशासनिक ढांचा दिया गया है वह संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किया गया है। ऐसे क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। वर्तमान में 10 राज्यों में यह अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है, जिसमें आंध्र प्रदेश प्रमुखतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल है। इसमें न तो बिहार शामिल है, न तो उत्तर प्रदेश शामिल है, पड़ोसी झारखंड शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। अब 5वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध दिया गया है। 5वीं अनुसूची में कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद होगी और उसका कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देना होगा, जैसा कि राज्यपाल द्वारा उन्हें संदर्भित किया जाए। मतलब कि जो सलाहकारी परिषद होगी यह राज्यपाल द्वारा निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी और अनुसूचित क्षेत्र कौन बनाएगा? अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति बनाएगा। तो ये प्रमुख जनजाति और उनसे संबंधित ये तथ्य थे। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है और आज इसमें हमने 65वीं बीपीएससी के ज्योग्राफी खंड से आए हुए प्रश्नों का हमने अध्ययन किया, जिसमें विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित कुल 12 प्रश्न इसमें शामिल थे। ऐसा देखा गया है बीपीएससी के पेपर में सबसे अधिक जो खंड आते हैं वो भारतीय इतिहास से संबंधित 25 से लेकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भूगोल और राज्य व्यवस्था लगभग 8 से 10 प्रश्न या 12 प्रश्न मैक्सिमम हो जाते हैं। इतिहास के बाद जो सबसे अधिक योगदान होता है बीपीएससी के पेपरों में वो होता है साइंस टेक के प्रश्नों का, लगभग 25 से 30 प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं। हम इसके पहले भारतीय इतिहास राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं और पिछले 2 दिनों से हम 66वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी के ज्योग्राफी श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। आपको ये श्रृंखला कैसा लग रहा है आप ये जरूर सूचित करें। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करें, अपना रिस्पांस जरूर दें। हम उस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आगामी 20 या 22 सितंबर को आपकी प्रीलिम्स परीक्षा है। इस बार आपको निश्चित तौर पे आपको सफल होना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।